नमस्कार। आप देख रहे हैं अपनी माटी अपनी आवाज़ द देसी अंदाज के साथ। हमारा मकसद है आपको अपनी जड़ों से जोड़े रखना और हर आवाज़ को एक मंच देना। यहाँ हर एक कहानी का अंदाज खास है क्योंकि यह देसी आवाज़ है। तो आइए आज फिर आपको स्वागत करते हैं और आज के इस मंच पर हम आपको अपने मेहमानों से रूबरू कराएं। उससे पहले एक बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि आज का जो चर्चा है वो हमारे दैनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव, स्वास्थ्य पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो इस निमित्त हमारे बीच बड़े सौभाग्य से आप हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी। आप प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं और आप हैं डॉक्टर मनोज कुमार, आप चिकित्सा पदाधिकारी हैं। आप दोनों का आज हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज आप लोग इस मंच के माध्यम से आपसे जानना चाहेंगे हम लोग, क्योंकि ये हमारा जो क्षेत्र है ये काफ़ी एक तरह से पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ क्या होता है कि लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए वो दिखती नहीं। लोग इस कारण से काफ़ी संख्या में लोग बीमार भी होते हैं, लोग बाहर जाते हैं, इलाज कराते हैं, वो अंतिम समय में और फिर उसको दिक्कत हो जाता है। तो आज इस मंच के माध्यम से आप लोग से हम लोग जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कैसे अपनी दिनचर्या को हम कैसे उसको अच्छे ढंग से उसको नियमित कर सकें, अच्छा कर सकें कि हम आज कम से कम बीमार हम पड़े, कम से कम दवाइयों का प्रयोग हमारे द्वारा हो और हम यदि बीमार पड़ भी जाए तो हम कैसे उससे निपटारा मिले। इसी संबंध में आपसे सर हम लोग बातचीत करेंगे। तो सर, हमारा पहला सवाल सर से होगा कि सर हम लोग स्वस्थ रहने के लिए क्या व्यायाम आवश्यक है? जी, हमें अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बराबर डेली सुबह कम से कम उठ के उसमें आधा घंटा तो ज़रूर व्यायाम करना चाहिए। इससे हमारे शरीर और मन दोनों शांत रहती है और स्वस्थ रहता है। जी जी बिल्कुल। तो सर हम लोग जैसे सर आपने बताया कि व्यायाम बहुत ही आवश्यक है, तो सर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि और इस पे क्या हो सकता है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे कि हमारे प्रभारी साहब ने बताया कि व्यायाम अति आवश्यक है हमारे जीवन में और हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। एटलीस्ट सुबह में हमें आधा घंटा व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से हमारा जो शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है। साथ में मानसिक जो हमारा स्वास्थ्य है इसको भी डेली रूटीन में जब ये आ जाते हैं तो हमारा मन भी बिल्कुल स्वस्थ होता है और हम अंदर से एनर्जाइज फील करते हैं। और स्वास्थ्य के कई डेली व्यायाम करने के कई सारे फायदे हैं। जैसे कि अगर कोई डायबिटीज़ के ये मरीज हैं, अगर वो डेली वो वॉक करते हैं तो अपना ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। अगर कोई हाइपरटेंशन के मरीज है, अगर रोज़ वो 700 मीटर अराउंड वॉक करते हैं तो अपना वो रक्त संचार को भी नियमित संतुलन में इससे रखा जा सकता है और इससे हमारे शरीर में फुर्ती भी बनी रहती है। जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा सर। सर हम पुनः आप ही से जानना चाहेंगे सर, संतुलित आहार हम किसको कहते हैं और उससे हमको क्या लाभ हो सकता है? जी, हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है हमारे खान-पान पर, हमारे आहार पर, हमारे खाने-पीने के पैटर्न पे। संतुलित आहार बहुत ही ज़रूरी है हमारे शारीरिक विकास के लिए, हमारे मानसिक विकास के लिए, हमारे रक्तचाप को संतुलित रखने के लिए या फिर बॉडी के जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं सबको नियमित फंक्शन करने के लिए, सुचारू रूप से चलने के लिए संतुलित आहार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
बशर्ते ये है कि हमें देखना होगा कि हमें संतुलित आहार पे किन बातों पे ध्यान देना है। हमें रोज़ हमें दूध का सेवन करना चाहिए, रोज़ में हरी साग-सब्जियों का सेवन वो करना चाहिए। एक सुनिश्चित मात्रा में हमें घी का सेवन करना चाहिए। और और हमें दाल का सेवन करना चाहिए, हरी साग-सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में सारी मिनरल्स, वो जितने भी शरीर को ज़रूरी मिनरल्स हैं वो हमें प्रोवाइड हो जाए शरीर को, और साथ में आयरन, कैल्शियम, इन सब चीज़ों को शरीर में प्रोवाइड होगा तो इसको हम संतुलित आहार के रूप में लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य जीवन बहुत अच्छा रहता है। जी, 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 बिल्कुल। सर जानना चाहेंगे सर कि संतुलित आहार यदि हम नहीं लेते हैं, खास करके बच्चे, तो उस पर क्या दुष्प्रभाव सर पड़ सकता है? अगर हम बचपन को ही देखें कि अगर संतुलित आहार नहीं लेता है तो सबसे पहले तो बच्चों में जो है ना माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं बच्चे, और माल न्यूट्रिशन होने के चलते उसका जो शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास और जो हाइट जितना होना चाहिए वो हाइट भी नहीं हो पाती है, जिसके चलते कि हमारे बच्चे जो है ना शिक्षा वगैरह में भी हमारे पिछड़ जाते हैं। इसलिए उसको हमको ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। कहा भी दिया है सर, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का विकास होता है। जी, जी। तो जिससे एनीमिया वगैरह भी मने होने का खतरा रहता है इसमें। अगर बच्चे शुरू से ही अच्छे से खाना-पान उनके माता-पिता ध्यान देंगे, तो उससे हमारे बच्चों का जो विकास होगा, उसके साथ-साथ जो हीमोग्लोबिन का कमी हो जाता है और बार-बार बीमार पड़ते हैं, जिसके चलते कि वो कुछ एक्टिविटी जो अपने लाइफ में करना चाहिए, वो उसमें कमी आ जाती है। सही ढंग से स्कूल नहीं जा पाते हैं, बीच-बीच में बराबर बीमार पड़ जाते हैं। तो इसके चलते उसको अच्छा से पौष्टिक आहार देना चाहिए बच्चे को, और उसपे उसके माता-पिता को ध्यान देना चाहिए। जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बरकरार है। जैसे सर ने कहा कि बार-बार बीमार भी ये हो जाते हैं, उनका डेली लाइफ, पढ़ाई, ये सब चीज़ों में काफ़ी हिंड्रेंस हो जाता है। बीच में अब ये बाधा पैदा होती है। अगर स्वस्थ संतुलित आहार लेंगे तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा होगा और उससे वो जल्दी बीमार नहीं होंगे। मतलब ये कहा जा सकता है कि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए संतुलित आहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही आवश्यक है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति पर्याप्त नींद ना ले, तो सर उस पर क्या असर हो सकता है? क्योंकि ये बहुत हमारे क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि लोग तरह-तरह के कारण से नींद के पर्याप्त नींद वो नहीं ले पा रहा है। तो उसमें कैसा प्रभाव सर लोगों पर पड़ सकता है? क्या हो सकता है सर उसके साथ? अच्छे से नींद लेने से उसका जो बहुत बुरा प्रभाव होता है। जैसे सबसे पहले कि उनको नींद के चलते हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, और डेली लाइफ में भी उसको जैसे रात में नींद नहीं आए तो दिन में भी अपना जो कार्य क्षमता उनका है वो घट जाती है। तो इसके चलते और सारा भी बीमारी धीरे धीरे उनको जकड़ते जाता है। खास तौर से मानसिक बीमारी, अगर ये ऐसा माना जाता है कि एक हेल्दी जीवन जीने के लिए हमें न्यूनतम 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी चाहिए। अगर ये नींद हमें लगातार अगर बेसिस पे हम नहीं लेते हैं बहुत दिनों तक, तो इससे हमारे शरीर के जो सारे ऑर्गन्स हैं इन पे काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है और मानसिक बीमारी होने का भी खतरा ज़्यादा आता है। जी, 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 सर बिल्कुल। तो सर हम आगे बढ़ें। क्या जैसे अभी सर आप बताएं कि नींद ना लेने से तनाव बढ़ जाता है, तो सर तनाव कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो जैसा कि पहले ही बताया दिया, पहला क्वेश्चन ही था कि नींद लेने के लिए, नींद नहीं आने से हमारा तनाव बढ़ता है, तो तनाव को कम करने के लिए हम डेली सुबह उठें, एक्सरसाइज करें, सुबह शाम कसम टहलें और अच्छा खान पान खाएं पिएं। तो और टेंशन लेके कोई कार्य भी नहीं करना चाहिए आदमी को, एकदम नॉर्मल लाइफ से और नॉर्मल जीवन जिए, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे तो नींद जरूर आएगा। अच्छा खाना खाएं, नींद एकदम अच्छा आएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। चूँकि जो हम जो जानने की जो ललक हम में है, हमको लगता है कि हमारे दर्शकों में भी यही चीज़ जानना चाह रहे होंगे, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड हो रहा है। अब
तनाव कम करने के लिए सर आपने कहा कि नींद ज़्यादा लेनी चाहिए, व्यायाम अच्छी होनी चाहिए, करनी चाहिए। अब सर सवाल ये आता है कि यदि हम तनाव कम नहीं हो रहा है तो मधुमेह का शिकार हो जा रहे हैं, तो मधुमेह से बचने के लिए सर क्या करना चाहिए? क्योंकि आम तौर पर देखा जा रहा है कि मधुमेह लगभग अभी का क्या स्थिति बन गया है कि लगभग हमको लगता है कि 60% लोगों में मधुमेह का वो शिकार होते जा रहा है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है सर मनुष्य से? जैसे दीपक जी आपने शुरुआत में ही कहा था कि क्या हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, संतुलित आहार का जीवन में क्या महत्व है। मैं ये कह सकता हूँ कि यही वो जगह है जहाँ पे इन दोनों चीज़ों की सबसे ज़्यादा महत्व है कि हमें संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें और अपने वजन पे कंट्रोल ये रखें और खान पान पे अच्छा खान पान पे अच्छा ध्यान दें। ऐसा खाना नहीं खाएं जिससे कि शरीर में मोटापा बढ़े। मोटापा बढ़ने से एक्वायर्ड वो डायबिटीज हो जाता है और हम अच्छी नींद लें, तनाव मुक्त जीवन जिए और इन सब चीज़ों से हम मधुमेह को प्रसारित होने से रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं काफ़ी हद तक जीवन में और स्वस्थ जीवन भी इसी से चलेगा। एकदम जुड़ा हुआ है सर। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आती है कि अभी सर हार्ट अटैक से, क्योंकि कोरोना के बाद, कोविड के बाद ऐसा प्राय देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक से काफ़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। तो क्या हम इसको क्या कोविड का असर मानेंगे, वैक्सीन का असर मानेंगे या कोई और कारण मानेंगे इस तरह का हृदय रोग के कारण? नहीं वन कोविड से पूरा तरीके से तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसका कोई बहुत ठोस प्रमाण हमारे पास नहीं है, इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हार्ट अटैक होने का कारण सबसे पहले तो वही जो अपना हेल्थ पे अगर अच्छा से ध्यान नहीं देते हैं और बीपी ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है जिस पेशेंट का, और वो अपना कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा रहता है और वो अपने खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं। वो बराबर जो डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए, रेगुलर नहीं चेकअप कराने के चलते उनको पता ही नहीं चल पाता है कि मुझे ये बीमारी है, बीपी है या शुगर का बीमारी है। और वो धीरे धीरे अंदर अंदर बढ़ते जाता है और बढ़ते बढ़ते ऐसा होता है कि जब कभी बहुत ज़्यादा अचानक बहुत बढ़ जाता है, उस केस में उसको स्ट्रोक आ जाता है, जिसको हम लोग की कोई अचानक हार्ट अटैक भी बोल देते हैं, कोई आदमी हम लोग स्ट्रोक भी बोल देते हैं। इसके चलते आदमी को ये बीमारी होती है। और मनुष्य क्या लगता है? और ठंडी ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आजकल युवाओं में ये देखा गया है कि हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं, हार्ट अटैक की घटनाएं थोड़ी ज़्यादा हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि आज के मीडिया के जागरूक ज़माने में जहाँ पे मीडिया की ये हर घर तक पहुँच है, तो इस वजह से हमें ज़्यादा केसेस के बारे में पता चल भी रहा है। लेकिन इसको रोकथाम हमारा विशेष ध्यान रहना चाहिए कि इसको रोकथाम कैसे किया जाए और इसको रोकथाम कैसे वो कर सकते हैं। इसके लिए बेसिक जो हमें चीज़ें जो हमें अनुसरण करना है वो है कि नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें और एक विशेष उम्र के बाद 30 के बाद एक बार अपना सभी लोग अपना जांच भी कराएं, रेगुलर मेडिकल चेकअप भी लेते रहना चाहिए। वो जिनसे कि हमें आने वाले समय में किसी परेशानियों का हो सकता है कि हमें पहले से पता चले और हम किसी के जीवन की रक्षा कर सकते हैं। जी जी जी। और दूसरी बात है कि आजकल आदमी जो बच्चा से लेके बड़े तक भी जंक फूड ज़्यादा यूज करते हैं, बाज़ार से खा लेते हैं जहाँ तहाँ से, और जिसमें कि बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वगैरह रहता है, तो उसके चलते भी आदमी को हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाता है। मतलब एक तरह से आप सर कह सकते हैं कि हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण एक जंक फूड भी है। जी जी। चलिए बहुत धन्यवाद सर। सर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है कैंसर, जिसको हम लोग अपने देसी भाषा में कहते हैं कि कैंसर का कोई नहीं है आंसर। तो ये कैंसर का सर फैलने का क्योंकि बहुत मात्रा में सर कैंसर आज के डेट में लोगों को हो रहा है। पहले सर बहुत कम सुनने में मिलता था कि कैंसर किसी को हो गया है। अभी ऐसा परिस्थिति हो गया है कि हर 10 में से 2 आदमी दिख जाता है कि वो कैंसर का शिकार है। तो सर कैंसर को फैलने से रोकने के लिए क्या किया जा सकता है और उस फैलने का कारण क्या है सबसे ज़्यादा?
ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कैंसर अभी बहुत ज़्यादा केस में देखने को ये मिलता है। इसके लिए हमें हमारी सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को विशेष रूप से धन्यवाद देना होगा कि उन्होंने बहुत ही बृहत स्तर पे कैंसर स्क्रीनिंग का जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़ोर-शोर से चलाया है। और हमारा मकसद यही है कि कोई भी अंतिम व्यक्ति दूर सुदूरवर्ती इलाकों तक भी एक कोई भी इससे स्वास्थ्य सेवा से दूर नहीं रहे। इसीलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जिससे केस नहीं पता चल रहे हैं और अर्ली स्टेज में डिटेक्शन होने की वजह से उनका इलाज भी सफल हो पा रहा है और हम उसके जीवन की रक्षा भी कर पा रहे हैं। और जहाँ तक रही बात कैंसर होने के अनेक कारण है। युवाओं में बहुत ये भी तंबाकू गुटखा एक कैंसर होने का बहुत बड़ा कारण ये हो रहा है। जो कि युवाओं में आजकल नशाओं का लत, जैसे गुटखा हो गया, पान हो गया, आपके तंबाकू हो गए, इन पदार्थों का सेवन ज़्यादा होने की वजह से भी कैंसर का रोगी या फिर कैंसर के मरीज में थोड़ा इजाफा तो हुआ है। और जहाँ तक बात है महिलाओं में, तो महिलाओं में दो तरह का कैंसर काफ़ी कॉमन माना जाता है, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। जी, तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि वो सभी महिलाओं को जिनका उम्र 35 वर्ष है तो वो लोग साल में एक बार पैप स्मीयर बोल के एक जांच होता है, वो अपने गायनिकोलॉजिस्ट या नज़दीकी अपने स्वास्थ्य केंद्र में जाके इसका सुविधा उठा सकते हैं। उससे हमें पता चलता है, अर्ली डिटेक्शन में हेल्प होता है या फिर उनके हेल्दी लाइफ के बारे में चलता है। और इनके बारे में विस्तृत रूप से हमारे प्रभारी साहब बताएंगे। सर, अब इसमें जैसे आजकल जो कैंसर का रोगी तो बढ़ रहा है, सही बात है, लेकिन हमारी सरकार के द्वारा इसमें अभी हम लोग का जो एनसीडी का प्रोग्राम चलता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो उसके तहत हमारे अभी सभी सब सेंटर वाइज में सीएचओ बहाल किया गया है, जिनका काम है जो 30 साल से ऊपर जो भी आपके कम्युनिटी में आदमी हैं उनका सभी का स्क्रीनिंग करना है। स्क्रीनिंग में सबसे पहले डायबिटीज आता है, फिर हाइपरटेंशन है, कैंसर है, ओरल कैंसर है, ये सभी का जांच जो है ना उनके द्वारा स्क्रीनिंग किया जाता है। उसमें जो उनको सस्पेक्ट लगता है तो उनको हम लोग बोलते हैं कि उसको फिर आप हमारे नज़दीकी सीएससी में भेजें या सदर अस्पताल भेजें, जहाँ उनका जांच भी हो जाए और कंफर्म होने के बाद उसका ट्रीटमेंट भी अच्छे तरह से हो सके। चलिए, बहुत धन्यवाद है सर। इस पे हमको ये बात कहना था कि पाकुड़ उपायुक्त का ये बहुत अच्छा पहल अभी जिले में देखने को मिला। जिले में एक स्वास्थ्य मेला का आयोजन हुआ, जिसमें कई अच्छे डॉक्टर की टीम आई हुई थी। अभी आप लोगों के द्वारा हिरनपुर में भी स्वास्थ्य मेला का आयोजन हुआ। तो सर, ये इस तरह का अवेयरनेस होना निश्चित तौर पर लोगों को ये सुविधा और लोगों में जागरूकता जरूर फैलाएगी। तो बहुत धन्यवाद सर। हम लोग सर थोड़ा, चूँकि सर हमने आपको देखा है कि आप बच्चों को भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, बच्चे भी आपके पास आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो सर, बच्चों में एक बहुत बड़ा एक बीमारी है, वो है मोबाइल का। जी, ये मोबाइल बच्चे को इतना ज़्यादा लत लगता है, उस मोबाइल से क्या खतरा हो सकता है सर उस बच्चे को आगे चल के? सर, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। हाँ, आजकल के टाइम में हर एक घर में सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, और मोबाइल जब घर में आ जाता है तो उसमें इतना कंटेंट्स भर दिए गए हैं बच्चों के लिए कि बच्चे उनको देखे बिना रह नहीं पाते हैं। लेकिन उसको देखने के चलते बच्चों का सबसे बुरा असर उनके आँख पे पड़ता है और उनका पढ़ाई भी डिस्टर्ब होता है। कुछ उसको मानसिक भी बीमारी हो जाता है, कुछ जैसे गेम्स वगैरह खेलने लगता है तो गेम खेलते खेलते किसी का मानसिक बीमारी भी हो जाती है। तो ये सबसे बचना चाहिए, बच्चों को शुरू से ही थोड़ा मोबाइल से दूर रखना चाहिए, उसको घर से बाहर खेलने के लिए भेजना चाहिए, और जिससे कि उस चीज़ से, इस बीमारी से बचा जा सके। क्या मनोज सर आपको? जी, जैसे सर ने बताया, बिल्कुल सही बात है कि आजकल सभी घर में एंड्रॉयड मोबाइल है, तो सारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त, जब भी उनको वक्त मिलता है तो लोग मोबाइल पे रील्स देखने में या बहुत तरह के कंटेंट्स वो देखने में रहते हैं। ये काफ़ी लुभावने होते हैं, लेकिन इससे बच्चों के स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है।
इनसे कि जैसे सर ने बताया कि मायोपिया का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं आजकल के बच्चों में। ये देखा गया है कि पहले से कई गुना ज़्यादा मायोपिया के केसेस आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के चश्मे लग गए हैं, जिनसे उनका स्वास्थ्य पे भी बुरा असर पड़ रहा है, और ज़्यादा मोबाइल वो देखने से वो अच्छी नींद भी नहीं ले पा रहे हैं, जिनसे उनको स्ट्रेस भी ये रहता है, या फिर उनके पढ़ाई में उनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं रह पाता है। तो मैं खासकर सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा, खासकर जो पेरेंट्स हैं उनसे, कि बच्चों को हमेशा रेगुलरली मॉनिटर करें। वो ज़्यादा से ज़्यादा समय मोबाइल पे नहीं बिताएं। जो अति आवश्यक चीज़ें हैं, बस उनको ही ये उनको सीखने के पर्पज़ से ही उनको दिखाया जाए, और या फिर जब अगर देखते हैं तो उनको मॉनिटर किया जाए, और बच्चों को ये प्रेरित किया जाए कि वो आउटडोर गेम्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहें, जिससे कि उनका शारीरिक विकास भी होगा और शारीरिक स्वास्थ्य भी आएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, और उनका स्कूल में परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये जो क्षेत्र है ये पत्थरों का क्षेत्र है, उत्खनन का क्षेत्र है। कई क्रेशर के प्लांट, कई धूलकण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ना। तो सर, चूँकि आप लोग सर अस्पताल में रहते हैं, आप लोग प्राय यहाँ के लोगों को देखते हैं, यहाँ के पेशेंट को आप लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको सर कैसा लगता है, किस टाइप का बीमारी ऐसे लोगों पे फैल रहा है इस तरह के धुलकन से, इस तरह के क्रेशर के प्रभाव से? सर, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। इसमें सबसे पहले तो जो धूलकण ज़्यादा होता है, तो पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है इस एरिया में, बात सही है। और जिसके चलते हमारे खास करके ज़्यादा उम्र वाले जो हैं, बुजुर्ग हैं, उनको बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे उसके चलते आदमी को अस्थमा हो जाता है, और फिर ब्रोंकाइटिस हो जाता है, और खांसी, सर्दी, ये सब तो कॉमन हो ही जाता है, और एलर्जी का प्रॉब्लम भी हो जाता है। और एक और बीमारी इससे चलता है जिसको हम लोग सिलिकोसिस बोलते हैं, वो जो लंग्स का बीमारी है। तो उस सिलिकोसिस के चलते धीरे धीरे टीबी का भी पेशेंट बन जाते हैं। तो इससे हमारे स्वास्थ्य पे इस हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मनोज सर, इसको सर कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? इसको नियंत्रित करने के लिए हमारे प्रदूषण विभाग ने बहुत सारे वो क्राइटेरिया, गाइडलाइंस किए हैं। हम लोग को ये सभी को मिलकर ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उन नियमों का पालन किया जाए। और साथ में जहाँ तक लोगों की मैं बात करता हूँ, जो नज़दीक के इलाके में है, जहाँ पे क्रेशर है या फिर कोल खनन का जो इलाका है, जो भी नज़दीक में है, उनको जब भी वो घर से बाहर निकले या उस एरिया से जब भी क्रॉस करे जहाँ पे इस तरह की खदान या फिर क्रेशर है, तो वहाँ पे वो मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क का इस्तेमाल करने से इस तरह की केसेस को हम लोग उस पे काबू पा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को अवेयर करना होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लोगों को में अवेयरनेस लाना। जी जी जी, बिल्कुल, जागरूकता बहुत ही जरूरी जी, और जागरूकता से ही बचाव है जी। तो सर, चलिए, बहुत सारा विषय पे हम लोग बातचीत किए। अब सर, एक अभी लोगों के मन में एक भय सा एक माहौल है कि भारत में एक नया टाइप का एक वायरस आ गया। जैसे न्यूज़ चैनलों में भी दिख रहा है कि चीन में काफ़ी प्रभाव इसका पड़ा हुआ है। तो सर, क्या ये नया वायरस क्या है, और हम लोगों के इस क्षेत्र में इस नया वायरस का क्या कुछ असर दिख रहा है या देखने को मिलेगा? ऐसा कुछ लग रहा है क्या सर? अभी तो कुछ हमारे एरिया में तो नहीं है, लेकिन सुनने में है, कुछ आया है इंडिया में, कुछ कुछ स्टेट में, जैसे केरला में है, उड़ीसा में है, और कहीं के कुछ केस मिले हैं। ये HMPV बोलते हैं, ये वायरल बीमारी है, और ये जो फैलता है जनरली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। जैसे किसी को ये इन्फेक्शन हो गया, तो दूसरे व्यक्ति के पास जो सट के बैठते हैं, उसको खांसने या छींकने से उसको हो सकता है, और उसका कोई सामान भी यूज नहीं करना चाहिए इससे बचाव के लिए। तो अभी HMPV का है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हमारे एरिया में तो अभी केस नहीं मिला है, लेकिन इंडिया में कुछ मिला है, और इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। एक तरह से जिस तरह से हमारे
कोविड में आए थे उसी टाइप का ये वायरस है, लेकिन उतना खतरनाक नहीं है। और इससे बचने के लिए बार बार वही जो मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें और सैनिटाइजर सभी का यूज करें। हाथ को कम से कम 20 सेकंड तक धोएं अच्छे से, उसके बाद ही खाना वाना खाएं, तो इससे हम लोग बच सकते हैं। मतलब डरने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खासकर ये जो HMPV है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ये ज़्यादातर बच्चों को इफेक्ट कर रहे हैं, छोटे बच्चों को, 5 साल से कम उम्र को, या फिर जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है। ऐसा पैटर्न देखा गया है कि वैसे लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। तो मैं ये नॉर्मल वायरल फ्लू जैसा ही होता है। तो मैं सभी से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि किसी को भी अभी इस सीजन में वो नॉर्मली भी फ्लू के केसेस हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, तो सभी इसमें गार्जियन को या सभी लोगों को अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर बच्चों में या बुजुर्ग में इस तरह की किसी भी प्रकार की से वो लक्षण पाए जाते हैं, तो उनको तुरंत ही हमारे नज़दीकी अस्पताल में या कोई भी जहाँ पे उनका नज़दीकी स्थल है, वहाँ पे जाके डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और बहुत ज़्यादा इसमें डरने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमको लगता है कि सर इस संदेश से काफ़ी लोगों में बहुत राहत उत्पन्न होगा। सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है कि आजकल देखा जा रहा है कि युवाओं में, खास करके टीनेजर युवाओं में, एक नशे का बहुत बड़ा मतलब बहुत आदत सी बन गई है नशे की। इसको सर कैसे रोका जाए और इस नशे से क्या प्रभाव उसके जीवन में पड़ेगा, इस पर सर थोड़ा सा मनुष्य सर। हाँ, ये युवाओं में आजकल क्योंकि ज़्यादा सोशल मीडिया के ज़माने में भी बहुत सारे लोग इसके चपेट में भी थोड़े आते हैं, थोड़े इन्फ्लुएंस भी होते हैं। आजकल सभी के पास में मोबाइल है या फिर उनसे वो रीच होते हैं, या बहुत तरह के उनको वैसा मोटिवेटिव चीज़ मिलता है जिससे वो भी ये प्रेरित हो जाते हैं। क्योंकि युवाओं में अभी ये देखा गया है कि उनकी ये नशा के प्रति उनकी जागरूकता उतनी ज़्यादा नहीं है। तो हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें जागरूक करने की ही ज़रूरत है, और इसका एकमात्र उपाय ये है कि हम लोगों को जागरूक करें या भी युवाओं को जागरूक करें। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम उनको प्रेरित करें अपना नियमित व्यायाम के लिए। और नशाओं का बहुत ही बुरा दुष्प्रभाव है, जो कि अगर देखते हैं कि अक्सर कि यहाँ पे ओरल कैंसर्स या फिर लंग कैंसर्स के आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े हैं। इसका धूम्रपान होना है या फिर गुटखा खाने की जो लत होती है टीनेजर्स में, इसकी वजह से भी ज़्यादा ये देखा गया है। और हम लोग ये चाहेंगे कि सभी लोग मिलकर इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जागरूकता फैलाएं, और अवेयरनेस ही इसमें ज़्यादा कारगर है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोगों के कारण आज काफ़ी लोगों को इसका लाभ मिलेगा सर। आप लोग समय दिए, अपना कीमती समय हमारे इस चैनल के लिए दिए, हमारे दर्शकों के लिए दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सभी दर्शक को धन्यवाद देते हैं, और इसका जो अभी बातचीत हुआ है उसका आप लोग अनुसरण करें, और उसको अधिक से अधिक आदमी लाइक्स भी करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप सभी ने देखा कि आज हमारे बीच प्रख्यात चिकित्सक हम लोग के बीच आए, उनके द्वारा बहुत सारी बातें बताई गई, कैसे बीमारी फैलता है, कैसे किस तरह से हम बच सकते हैं। बहुत सारी जानकारी आप तक हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया है। अगर आपको लगता है कि इसके अतिरिक्त भी कोई इस तरह का कोई समस्या हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें। उस कमेंट को हम हमारे चिकित्सकों तक हम पहुंचाएंगे और वापस सर को फिर से एक बार आपके बीच लेकर आएंगे। आप लोग हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इससे जो आज जागरूकता की जो बातें हुई है ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए हमारा अपनी माटी अपनी आवाज़ द देसी अंदाज के साथ। धन्यवाद। इसी के साथ हम सभी दर्शक को भी हमारे तरफ से भी धन्यवाद।